नमस्कार, मेरा नाम है शिवा पारासर और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर शो। और आज के हेलो डॉक्टर शो के हमारे गेस्ट हैं बरेली का जाना माना नाम डॉक्टर ऋषि कुमार सैनी जी, जो कि लगातार बरेली में अपने मरीजों को सेवाएं लगातार दे रहे हैं। तो चलिए सीधे रूबरू कराते हैं डॉक्टर ऋषि कुमार सैनी जी से। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर किस किस प्रकार से जो है लगातार आप बरेली में सेवाएं दे रहे हैं? जी जो भी जब मैंने MBBS किया उसके बाद जब मेरा MD में सिलेक्शन आया तो मैंने ब्रांच जो चुनी है तो मैंने वो पल्मोनरी मेडिसिन चुनी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे TB के मरीज़ हैं, जो कि TB बहुत एक कॉमन बीमारी है। तो जो भी सांस से संबंधित जो पेशेंट हैं, एलर्जी या TB या फिर दमा, काला दमा, COPD, सो सारी जो भी बीमारियां हैं तो ये मेरी एंटाइटी में आती हैं, तो मैं उन्हें सांस के जो भी मरीज हैं मैं देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर इसी के साथ साथ जो है कॉमन बीमारियां अब जो है इसमें वर्तमान में और हो चुकी है बुजुर्गों को लिए, और अब तो जो 30 साल की बाद की जो है ये बीमारी शुरू हो चुकी है निद्रा की, नींद ना आना रात में। तो किस प्रकार से जो है आप उनका इलाज करते हैं? जो नींद ना आने वाले जो मरीज आपके सामने आते हैं, किस प्रकार से सहायता? देखिए ऐसा है, जो नींद ना आना इसे कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो आज के अगर हम परिवेश में देखें तो आदमी जो मानसिक समस्या से भी काफ़ी ग्रसित मरीज़ मेरे पास जो आते हैं, तो वो काफ़ी परेशानी की वजह से उन्हें नींद नहीं आती, चाहे वो घर की परेशानी हो या फिर और भी समस्या। लेकिन अगर हम पूर्णतः जो निद्रा संबंधी अगर हम लोग रोग देखते हैं तो वो काफ़ी जो ओबेसिटी पेशेंट यानी कि जो मोटापे से ग्रसित पेशेंट होते हैं, तो उसमें एक समस्या होती है, जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। तो जैसे मरीजों को बहुत खर्राटे जिन्हें आते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आदमी आज का समझता है कि हमें जिस आदमी को खर्राटे आ रहे हैं तो बड़ा अच्छी नींद ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ज़्यादा खर्राटे आने का मतलब है कि वो एक समस्या है, जो कि जिससे कि निद्रा रोग के नाम से हम लोग उसे देख सकते हैं, जो कि काफ़ी व्यापक समस्या है। और ऐसे पेशेंट्स में BP की भी समस्या पाई जाती है, शुगर की भी समस्या पाई जाती है। तो इसमें काफ़ी अलग बीमारियां हैं इसमें, तो जो कि कॉमन है, जो मोटे लोग होते हैं उनमें काफ़ी पाई जाती है। सर जो इस समय पेशेंट जो डॉक्टर से सलाह नहीं ले पाते हैं या डॉक्टर से नहीं मिल पाते हैं, जिनको रात में नींद आने की बीमारी टाइप से हो जाती है, किस प्रकार से जो है वो अगर डॉक्टर से नहीं भी मिलते हैं तो घर बैठे किस तरह प्रकार से जो अपनी सहायता कर सकते हैं और नींद की जो बीमारी है दूर कर सकते हैं? क्या करना है? देखिए, मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में जो मैं अपने मरीजों को भी बताता हूँ, तो सबसे प्रमुखता मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है खुश रहो। तो उसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, सुबह ज़रूर आप थोड़ा सा प्राणायाम करिए या फिर एक मॉर्निंग वॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लाइफ स्टाइल को मैं बहुत इम्पॉर्टेंट मानता हूँ। अगर कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि दिन भर बिजनेस में लगे रहते हैं और उन्हें अपने स्वास्थ्य के लिए समय ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मैं गंभीरता उस चीज़ को देखता हूँ कि अपने शरीर को ज़रूर थोड़ा सा समय अपने लिए ज़रूर निकालिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए और मोटापे को होने ना दीजिए। जहाँ मोटापा हुआ तो वो एक बीमारी नहीं है, वो अपने संग में कई बीमारियों का समावेश एक घर है, जो कि और बीमारियों को जन्म देता है। तो खुश रहिए, एक्सरसाइज ज़रूर करिए और प्राणायाम करिए और अपनी डाइट का बड़ा ध्यान रखिए, जिससे कि मोटापे से बचें। तो सारी समस्याएं, इवन कई सारे मरीज हमारे ऐसे हैं जिनको मोटापा सही करा और उनकी निद्रा भी अच्छी हो गई, और वो समस्याएं थी महिलाओं में भी कई सारी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जो कई बार जो है बच्चे भी नहीं होते, तो वो भी मोटापे की वजह से, सही होने की वजह से वो सब चीज़ें भी सही हो जाती हैं। तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इंस्पाइट ऑफ दवाइयाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पहले अपनी लाइफ स्टाइल ज़रूर बेहतर करें। घरेलू उपचार किस प्रकार से ले सकती हैं महिलाएं या जो सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है कि जो हम पेशेंट्स को भी बताते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि महिलाओं से अगर कहा जाता है कि आप थोड़ा सा टहलिए, तो उनका यही अमूमन आंसर रहता है कि डॉक्टर साहब हम तो दिन भर घर में टहलते ही रहते हैं। तो दैट इज़ नॉट वो एक सही तरीका नहीं है। जो WHO की गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि 30 मिनट मतलब आधा घंटा आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब इतना चलो कि बस सांस ही ना भूले, तो उसको कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। आधा घंटा तो इतना तो जरूरी है, लेकिन मन में क्या रहता है कि हम तो इधर उधर काम कर रहे हैं, किचन में चले गए फिर इधर आ गए, तो उसका वो मतलब नहीं है। तो आप अपना आधा घंटा अपने शरीर को ज़रूर देना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और मीठा ज़रूर खाएं, लेकिन कम खाएं।
लिमिट में खाएं। बिल्कुल। जिस तरह प्रकार से देखा जाता है कि स्किन से एलर्जी जो होती है और तमाम तरह की जो एलर्जी होती है, किस प्रकार की जो है एलर्जी व्यक्तियों में, जो मरीजों में भी देखने को मिलती है आपको, और कैसे तरह से उनका इलाज होता है? स्किन में कई सारी एलर्जीज हैं, डर्मेटाइटिस है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, अर्टिकेरिया है, इवन के जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं जिसे हम दमा कहते हैं, उन सारे पेशेंट्स में भी कंजंक्टिवाइटिस मिल जाती है, जिसमें आंखों में खुजली रहती है, नाक में खुजली रहती है, जिसे हम राइनाइटिस कहते हैं। तो कई सारी जो एक एलर्जी अगर बीमारी किसी को है तो उसमें स्किन में भी मिल सकती है, सांस में भी एलर्जी मिल सकती है, आंखों में भी मिल सकती है। तो सबका एक ही है कि जैसे हम अपने पेशेंट्स को समझाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी से लड़ाई है हमारी, तो जैसे कि एक तो लड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये लड़ाई है तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि यार जिससे भी लड़ाई वो मेरे आंखों के सामने ना आए, तुम चले जाओ। तो ऐसे ही क्या है कि जो बहुत सारे जिस चीज़ से भी आपको एलर्जी है, तो यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई दोज ट्रिगर्स। आपको वो पहचानना है कि मेरे को किस चीज़ से, फॉर एग्जांपल फूड एलर्जी भी एक एंटाइटी है, किसी को अंडा खाने से हो सकती है, किसी को दूध के उत्पाद जो हैं उनसे हो सकती है। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट, उसे हमें ढूंढना है कि हमें इस प्रोडक्ट से इस चीज़ से दिक्कत है और उसे अवॉइड करें, उससे बचें। तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है कि बचाव एक सबसे बड़ा उपाय है। फॉर एग्जांपल सांस की एलर्जी है, तो हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं, कोरोना से हम लोग कैसे बचे? एक मास्क हमने ज़रूर लगाया है, तो जिससे कि हमारा जो कांटेक्ट है उससे हमारे फेफड़ों से वो कट ऑफ हो गया। सो बचाव सबसे बड़ा एक उपाय है एलर्जी से बचने का। उस चीज़ को पहचाने, जो भी एक चीज़ है जिससे हमें एलर्जी है, और उससे हमें बचाव रखना चाहिए। जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, स्किन का आपने जैसे प्रश्न रखा, तो कई सारे पेशेंट्स को जो कुछ डिटर्जेंट्स आते हैं, जैसे कि वो कपड़े धोने वाले या फिर बर्तन धोने वाले, उससे एलर्जी रहती है। सो मेरा यही कहना रहता है कि उसको अवॉइड करो, चेंज करो। एक मेरी पेशेंट है, वो नींबू से ही और थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ से ही वो धोती है, तो उसने उस सर्फ को अवॉइड करा तो उसका एलर्जी सही हो गई। तो दैट इज़ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एलर्जी। हाँ, जैसा कि इस समय जो है ये गर्मी का जो माहौल चल रहा है, इसमें पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा गर्मी इस समय हो चुकी है, तो धूप में निकलना, जो उनकी मजबूरी है धूप में निकलना, वो निकल रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए एलर्जी भी होती है धूप से, तो किस प्रकार से वो जो है अगर डेली निकलना उनका रहता है धूप में, तो किस प्रकार से घरेलू उपाय करके जो है वो धूप से जो है एलर्जी से बच सकते हैं। ये शिवाजी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने मतलब पुटअप किया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैं पेशेंट्स को बता रहा हूँ, जो मैं बताना चाहूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप छाता एक ज़रूर लीजिए। मतलब कि अगर आप निकल रहे हैं, इवन कि कल ही हमारे पास एक पेशेंट आई जिनको काफ़ी जो हाथ थे मैडम के, तो उनके काफ़ी ज़्यादा ब्लैक और रेडनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो शी इज़ वेरी इन पैनिक के, मेरे को क्या हो गया डॉक्टर साहब? तो मैंने देखा तो उनको सनबर्न हो गया था। इवन कि आजकल की अगर हम गर्मी को देखें, इवन के आधा घंटा तो ज़्यादा ही है, अगर आधा घंटा भी हम डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में रहते हैं तो जो है वो सनबर्न की समस्याएं जो है वो बहुत कॉमन है। तो उसमें हमें क्या करना है कि एक तो हम अम्ब्रेला लेके ज़रूर चलें, दूसरा पानी का इंटेक, जो पानी है वो हमें इतना ज़्यादा पीना है, मतलब कि बस पीते रहना है। पानी की बोतल ज़रूर संग में रखें। इवन के हाथों को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक जो हैंड कवर्स होते हैं, तो हम लोग उनको ज़रूर पहने, क्योंकि जो मैंने कल उन्हें एडवाइस दी कि आप एक कवर ज़रूर लगाओ हाथ में, उससे बड़ा बेनिफिट रहेगा। तो यही छोटे छोटे उपाय हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभ बहुत बड़ा दे देते हैं। तो छोटे छोटे उपाय, लेकिन लाभ बहुत ज़्यादा देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा इसके लिए। हाँ, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि टीबी की जो समस्या है बहुत कॉमन सी हो गई है। देखा जाता है कि जो 15 से 14 से 15 साल की जो उम्र के बच्चे हैं, उनमें भी टीबी की समस्या पाई जा रही है। तो ये क्या लक्षण होती है, किस प्रकार से ये टीबी होती है, और ये इनसे किस तरह से बच्चों को बचाया जा सकता है, बड़े लोगों को बचाया जा सकता है? देखिए, मैंने अपने पिताजी से और मेरे पिताजी ने उनके पिताजी से सुना था कि अपनी डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, डाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने जो अमूमन देखा है, मतलब सब में नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन है जो कुपोषित लोग रहते हैं। मतलब इवन कोई बच्चा भी नहीं, कोई अडल्ट भी, अगर कोई बड़ा व्यक्ति भी है और वो बहुत पतला दुबला खाना नहीं सही से खाता है, तो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए कि अगर इम्यूनिटी व्यक्ति की अगर अच्छी है, खान पान अच्छा है, तो उसको मेरे को ऐसा महसूस होता है कि उसको बहुत कम चांसेस है टीबी होने के लिए। अदरवाइज़ तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन अपना डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम अच्छा रखें। दूसरा क्वेश्चन आपने उठाया है कि बच्चों को ही क्यों,
आजकल ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने अमूमन देखा है कि आजकल जो फास्ट फूड व्यक्ति Chinese काफ़ी, items बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, जैसे कि आपने एक वर्ड यूज़ करा भी, चाइनीज़ फूड। हाँ तो जी। डेफिनेटली मैं अपने पेशेंट को समझाता हूँ उसका नाम क्या है। तो पेशेंट में बताते हैं डॉक्टर साहब चाइनीज़ फूड। तो मैं कहता हूँ चाइनीज़ फूड क्यों रखा? तो मैंने उन्हें बताया कि देखो ऐसा है कि ये चाइना में खाया जाता है, तो परिवेश के अनुसार भोजन तय होता है और ये हम लोगों ने तय नहीं करा। अगर हम लोग नॉर्थ इंडियन हैं तो हम लोगों का भोजन रोटी चावल दाल सब्जी यही है हम लोगों का भोजन। तो नॉर्थ इंडियन फूड है, ऐसी साउथ इंडियन फूड है। तो ये बहुत पहले से निर्धारित है और ये परिवेश के हिसाब से अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करते हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। यानी कि अगर चाइनीज़ फूड है तो वो चाइना के लिए बना हुआ है। आप कभी कभार तो खा सकते हैं अपने मन भर के लिए, लेकिन उसे जो बच्चे आजकल मैं देख रहा हूँ दे आर टेकिंग रेगुलरली, वो रोज खा रहे हैं, ऑल्टरनेट डे खा रहे हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो हमें नहीं, अपना पौष्टिक भोजन हमें लेना है। बहुत बड़ा बचाव है अगर आप अपनी डाइट अच्छी करते हैं, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आपका था शिवाजी के क्या लक्षण हैं। तो उसके प्रमुख 5 लक्षण हैं कि अगर आपको खांसी आना 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से अधिक, या इवन अभी कोई भी ड्यूरेशन की, अभी एनटीपी गाइडलाइंस में करती है कि कोई भी ड्यूरेशन की अगर खांसी है, इवन के 5 दिन की भी खांसी क्यों नहीं है तो हम उसे इंक्लूड करेंगे। बुखार आना शाम को, इवन जाड़ा लग के भी बुखार आ सकता है। भूख का कम लगना, वजन तेजी से घटना, मुंह से खून आना। तो ये सारे 5 जो लक्षण हैं ये प्रमुख लक्षण हैं टीबी के। तो अगर इससे संबंधित किसी को भी अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो डेफिनेटली उसको अपना चेकअप परीक्षण, चेस्ट का परीक्षण जरूर करवाना चाहिए टू रूल आउट ट्यूबरकुलोसिस। बिल्कुल। जैसे कि देखा जाता है कि आजकल जो चाइनीज़ आइटम्स हो गए हैं, इनमें एक बहुत कॉमन सी चीज़ है मोमोज़, जो कि आपको जो है एक रिक्शे जो छोटा सा ठेले से लेकर जो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट तक मिलेगा। और इन मोमोज़ को टेस्टी बनाने के लिए एक बहुत अच्छा केमिकल यूज़ किया जाता है, केमिकल अजीनोमोटो। किस प्रकार से जो है ये लगातार जो लोग खा रहे हैं, जो वीकली भी खाते हैं, उनको जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और किस प्रकार से जो इससे लोगों के इलाज जो स्वास्थ्य है उसके लिए किस तरह से हानि हो सकती है स्वास्थ्य के लिए। शिवाजी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये उठाया है। इवन के 2 दिन पहले ही जो मेरे पास एक पेशेंट आई थी, शी इज़ अ फीमेल, और वो लगभग बीए कोर्स कर रही हैं। तो मेरे को क्या उनको पता चला कि वो रेगुलर मोमोज ही खाती थी, इवन काफ़ी ज़्यादा। तो वो पेट दर्द करके हमारे पास आई थी। तो एक शक था कि उनके संग वालों को कि पेट की टीबी तो नहीं है कहीं। तो इवन हमने जब उनकी जो भी जांचें करवाई, उनकी एंडोस्कोपी भी डॉक्टर साहब ने करी, तो उसमें पता चला पेट में अल्सर्स थे। तो डेफिनेटली मतलब कि हमारा शरीर भी एक लिमिट तक तो उस चीज़ को बर्दाश्त करता है। उसके बाद क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही मतलब आप मान के चलिए जो मैदा है, और वो भी जो है वो एक तरीके से कच्ची मैदा है, वो बस केवल उसे स्टीम दे दी गई है मोमोज में, तो बहुत ही हानिकारक है। वैसे हानिकारक नहीं, आप कभी कभार डेफिनेटली खाओ, आप कोई ऐसा इशू नहीं है मन के लिए, लेकिन उसे रेगुलर डाइट प्लीज़ ना बनाइए, बिकॉज इट विल कॉज बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो ये पेट को दे सकती है। इवन के अल्सर्स तो मैंने डायग्नोसिस ही बनी उनकी अल्सर्स, तो बड़ा पेनफुल कंडीशन थी, तो जख्म उनके पेट में हो गए थे। तो मतलब केवल क्या था कि रेगुलर केवल क्या खाने की वजह से, मोमोज खाने की वजह से। तो डेफिनेटली हमें अवॉइड करना चाहिए। अपना पौष्टिक भोजन जरूर खाइए, दूध पीजिए, दही खाइए, रोटी चावल दाल, इतना तो बढ़िया खाना है हमारे नॉर्थ इंडियन डाइट में, तो क्यों नहीं उसे हम फॉलो करें। अगर 2 लाइन में कहा जाए कि जो आजकल की जनरेशन है जो लगातार मोमोज का सेवन करती है, मोमोज खाती है या चाइनीज़ फूड खाती है, तो उनको 2 लाइन में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हम 2 लाइन में यही मेरी एडवाइस रहेगी कि स्वस्थ पौष्टिक भोजन आपको खाना चाहिए, तभी हमारा जीवन भी स्वस्थ रह सकता है। बिल्कुल। अब चलिए बात ये तो रही क्लिनिक की और जो है और बीमारियों की। अगर बात की जाए कि बचपन से जो है आप किस प्रकार से जो है डॉक्टर बनना चाहते थे, क्या बचपन में आपका जो बचपन की अगर बात की जाए, बचपन में किस प्रकार के व्यक्ति जो है बालक थे और किस तरह से आपका बचपन बीता था, क्या कुछ कहेंगे? बचपन से ही पहले मेरे को गेम्स का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है, तो मैं क्रिकेट ज़रूर हमेशा ही मैं खेलता था क्रिकेट। तो लेकिन फिर जैसे जैसे आदमी बड़ा होता चला जाता है तो अपने एम सेट करता है। तो मेरे को भी मतलब इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और क्योंकि हमारे परिवार में भी हमारे दादाजी को प्रॉब्लम रही थी, तो मैं भी साथ में उन्हें दिखाने जाता था। फेफड़ों की और दिल की उन्हें समस्या थी। तो फिर एक वहीं से ही लगा कि जैसे हम डॉक्टर साहब के पास जाते थे तो हमें भी लगता था कि मतलब क्यों नहीं, मतलब
हम भी ट्रीट कर सकें कि इस लाइन में वहाँ से शुरुआत हुई एक मन में कि तो उसी के प्रकार फिर तैयारी शुरू करी और फिर जो है डॉक्टरी पेशा प्रोफेशनलिज्म हमने ऑप्ट करा और हमने अपनी पढ़ाई MBBS की और MD की पूरी करी। तो ये एक ट्रिगर रहा जिसे हम कहना चाहेंगे कि हमारे जीवन में। क्या डॉक्टर ऋषि कुमार सैनी जी जो इस समय वर्तमान में एक डॉक्टर हैं, फेमस डॉक्टर हैं, क्या बचपन से ही जो डॉक्टर बनना चाहते थे या कुछ और उनका मन में प्लान था, या फैमिली कुछ और कहना चाहती थी, या फैमिली चाहती थी किसी अदर लाइन में जाएं, डॉक्टर साहब चाहते थे डॉक्टर बने, क्या कुछ हुआ था सीन? नहीं, इवन के हमारे माता पिता जी ने कभी भी ऐसा फोर्स नहीं करा। मैंने जैसा कि बताया कि हमें स्पोर्ट्स का बहुत ही ज़्यादा शौक था, तो हम मतलब क्रिकेट में बड़ा रुचि थी, तो हम बड़ा रेगुलर खेलते थे, इवन बास्केटबॉल भी, और गेम्स में हमारी बहुत ज़्यादा रुचि थी। लेकिन वो ट्रिगर हमारा तब से ही आया जब पहले पिताजी हमारे जाते थे हमारे दादाजी को दिखाने, फिर हमारी ड्यूटी डाली गई कि अब बेटा तुम दिखा के आओ। तो फिर जब हम जाते थे तभी से ही हमारे मन में उठा कि कैसे चीज़ें अपने बाबा को कैसे ट्रीट कर सकें, कैसे सही कर सकें, क्या है। तो वहीं से ही एक सबसे बड़ा मन में एक उत्पत्ति हुई कि नहीं यार, हमें यही ऑप्ट करना है। हमें सबसे बड़ा प्रबल मन रहा है कि हमें इसी फील्ड में जाना है, यही फील्ड हमारे लिए है। अगर दूसरा सवाल आपसे रहे कि आपकी जो है बचपन में पढ़ाई किस तरह से हुई थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बचपन में हमारी पढ़ाई जो है वो काफ़ी अच्छी बीती, तो हमें कोई ऐसी समस्या नहीं रही। हम अपने पढ़ाई का भी समय हमारा रहता था और खेलने का भी पूरा घर से पूरा सपोर्ट रहता था। खेलते भी थे और डांट भी खूब लगती थी, और कभी कभार नहीं भी होमवर्क करते तो पिटाई भी खूब लगती थी पिताजी से। तो वही जैसे जो अमूमन रहता है, तो उसी तरीके से बचपन से लेके और आगे तक का सफ़र रहा है। मैं समझता हूँ मतलब घर वालों की डांट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। बचपन में आप किस मिजाज के जो एक बच्चे थे, खेल कूद वाले या कॉपी किताबों में डूबे रहने वाले, किस प्रकार का मिजाज रखते थे बचपन में? मतलब जो हमेशा हमने जैसे बताया, तो हमारा खेल कूद में ज़्यादा ही रुचि रहती थी, लेकिन हाँ अपना काम भी समय से निपटाने की कोशिश पूरी करते थे। और शांत स्वभाव के, मतलब हम अपने जो भी हमारा मित्र मंडली है, हम जाने जाते थे कि शांत स्वभाव हमारा ज़्यादा रहता था। शांत स्वभाव, हाँ, लेकिन खेलने में बड़ा मज़ा आता था हमें। तो बचपन का आपका जैसा कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा था कि आपको लगा कि अब मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? इवन के मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमें अपनी जो भी स्ट्रीम है वो 10th के बाद ऑप्ट करनी होती थी 11th से। तो जैसे ही हम 9th और 10th में आए, तो फिर हमें साइंस बड़ा पसंद, मतलब मन विज्ञान में बड़ा रुचि हमारी रही, जो फिर हमने वही सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करा। तो उसके बाद फिर हमने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑप्ट करी 11th में, और तभी से ही हमारा मन प्रबल होता हुआ चला गया। और जैसे आपने बताया कि हमारे दादाजी को जो समस्या थी, तब से ही हमारे मन में वो चीज़ें बढ़ती चली गई। तो उसी के लिए हमने आगे हमेशा हमने देखा। आजकल जो बच्चे, जो छात्र छात्राएं जिसमें डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने अनुभव से उनको टिप्स देना चाहेंगे डॉक्टर बनने के लेकर जो है? क्योंकि पिछले टाइम की अपेक्षा जिस तरह से पढ़ाई का समय था और इस समय जो टेक्नोलॉजी आने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है, किस प्रकार से अपने अनुभव से उन बच्चों के लिए जो है टिप्स देना चाहेंगे? मैं उनसे सब बच्चों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आप मन में एक बहुत ही एक परेशानी सी अवश्य रहती है कि क्या होगा, हम कैसे क्या नहीं करेंगे। हम लोग मन में सोच तो लेते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये कि घबराना नहीं है। उसके बाद ये कि आपको तैयारी उसकी 12th के बाद नहीं होती है, आपको 11th से ही तैयारी, जो भी हमारी प्रिपरेशन है, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसकी तैयारी हमें 11th से ही लेके चलनी पड़ती है। तो 11th 12th और उसके बाद जो भी आपके जो भी डाउट्स हैं, वो तुरंत की तुरंत ही ज़रूर सॉल्व करते रहें, उसको रोकें नहीं कि हम फिर पढ़ लेंगे। और अपने नोट्स, मैं बड़ा गंभीरता से कहना चाहूँगा कि नोट्स अपने हाथ से ज़रूर बनाएं। मतलब कोई और नोट्स पे नहीं हम लोगों को फोकस करना चाहिए। आजकल कोचिंग्स भी अवेलेबल करवा देती हैं 11th से, लेकिन अपने हाथ से लिखा हुआ नोट ज़रूर बनाएं। और सारे जो भी विषय हैं उनको बड़ा गंभीरता से उनके नोट्स बनाएं, उन्हें पढ़ें। वो रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। तो आपके 11th 12th के एग्ज़ाम में भी वो हेल्प करेंगे और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत हेल्प करेंगे। और अपना थोड़ा समय ज़रूर केवल पढ़ाई में ही नहीं डालें, थोड़ा बहुत समय जो है वो अपना खेल में या अन्य एक्टिविटीज़ में, जो भी आपकी हॉबीज़ हो, उसमें ज़रूर दें। आधा 1 घंटा ज़रूर दें दिन में, जिससे कि आपका मन भी
बैलेंस रहना चाहिए, केवल एक ही डायरेक्शन में नहीं रहना चाहिए, जिससे कि आपकी जो भी आपकी रिमेम्बरिंग पावर है, याद करने की क्षमता है, जरूर एनहांस हो। जिस प्रकार से आपने डॉक्टर जो है MBBS किया है, इस दौरान क्या इस समय जो है, इस समय स्ट्रगल काफ़ी रहा होगा उस टाइम भी, और सबसे बड़ी बात कंपटीशन बहुत रहा होगा। कब आपको ऐसा लगा कि इस बीच में MBBS के दौरान बनने के दौरान, डॉक्टर बनने के दौरान, कि मुझे अब जो है मुझसे नहीं हो पाएगा पेपर, या मुझे बीच में छोड़ देना चाहिए, किसी और लाइन में चला जाना चाहिए, ऐसा समय आपका रहा था? एक्चुअली जब पहले से ही हमने ऑप्ट कर लिया था, तो जब आप अब तो डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन मेरे को लगता है पहले का अगर हम थोड़ा समय देखें तो उसमें जो मेडिकल फील्ड ही एक ऑप्शन रहता है, दूसरा फार्मेसी एक हमेशा से ही एक ऑप्शन रहा है। तो लेकिन जब एक व्यक्ति ऑप्ट कर लेता है, तो फिर कहीं ना कहीं जब वो विफलता उसको ज़रूर कभी ना कभी ऐसा महसूस होता है, या फिर विफलता लगती भी है हाथ में, तो मन थोड़ा बहुत पीड़ित ज़रूर महसूस करता है, पीड़ा ज़रूर होती है, लेकिन नेगेटिविटी भी आती है कभी कभार माइंड में। लेकिन उसको अगर आप चीज़ों को लेते हैं और इग्नोर करते हुए फिर से एक बार खड़े होते हैं और फिर से तैयारी जोशो खरोश के साथ शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आप मंजिल को ज़रूर अचीव करते हैं। इस समय जो है, चाहे MBBS करें, चाहे डॉक्टर लाइन में जो किसी भी फील्ड में कोई भी कोर्स करते हैं, तो उसके लिए कॉमन एक एग्ज़ाम हो गया है नीट का। तो अधिकांश इसमें जो है, ये एक UPSC हो गया और एक नीट हो गया, AVRD, उनमें जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। तो जो डॉक्टर्स बनने के लिए नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे जो है बीच में ही जो है दम तोड़ देते हैं कि अब मुझसे जो है, मैं 2 बार पेपर दे चुका हूँ, अब मुझसे नीट नहीं होगा। किस प्रकार से उनको जो है अपने अनुभव से मोटिवेट करना चाहेंगे? शिवा जी, ये तो बहुत ही आपने एक कॉमन क्वेश्चन पूछा है। तो डेफिनेटली अब जैसे कि मैं देख रहा था न्यूज़ पे कि जो नीट का इस बार एग्ज़ाम हुआ है, तो लगभग 24 से 25 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम को इसको दिया है, जबकि सीट जो है मैं समझता हूँ 1-1.5 लाख ही सीट्स हैं। तो मतलब एक सीट पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो डेफिनेटली मतलब जो 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो वो तो जितनी सीट्स हैं उतने ही बच्चे ही का सिलेक्शन हो सकता है। तो डेफिनेटली मन में एक बड़ा एक नेगेटिविज्म पैदा होती है, एक नेगेटिव भाव पैदा होता है। लेकिन डेफिनेटली मेरा ये कहना है कि आपको 3 अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। अगर आपका पहले में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तो तीसरे अटेम्प्ट में आप को कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और एक प्रयास आप करते हैं तो तीसरे अटेम्प्ट तक मेरे कई नॉलेज में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका हुआ। लेकिन अगर आप चौथा अटेम्प्ट भी क्रॉस करके अगर आप नहीं अगर हो पा रहा है किसी भी कारणवश, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि फिर आपको और भी रास्ते देखना चाहिए। अपने समय को भी, एक लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है, एक समय भी पीरियड से सब चीज़ें हो जाएं लाइफ में तो इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे ऐसे और ऑप्शंस भी हैं जिन्हें हम ऑप्ट कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर चुनना चाहिए। एक ये नहीं कि एक हमारे एक डॉक्टर साहब थे, मेरी बात चल रही थी, तो उन्होंने 7 साल तक तैयारी करी, तो इवन के वो डॉक्टर, लेकिन सारे जो उनके माइलस्टोन्स थे उनकी लाइफ के थोड़ा सा डिले हो गए, मतलब शादी को लेके और फिर बच्चों को लेके। तो वो चीज़ें खैर सही है, मतलब सबका अपना करनी चाहिए तैयारी, लेकिन अच्छी तैयारी करो और कोशिश करो कि मेरा पहली बार में ही आ जाए, नहीं आए तो 3-4 अटेम्प्ट तक हम लोग को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जैसा कि देखा जाता है कि जो अधिकांश जो डॉक्टर्स या नीट का जो टॉप करते हैं, ये नीट क्वालिफाई करते हैं बच्चे, छात्र छात्राएं, उनमें कॉमन चीज़ें देखी जाती है कि बहुत ही जो है निचले स्तर से होते हैं, बहुत ही मिडिल क्लास लोगों क्लास से होते हैं, जिन्होंने देखा होता है कि गरीबी आखिर जो है कैसी होती है। पिता उनके बहुत मेहनती होते हैं। एक प्रेशर उनके पास रहता है कि जैसे मान लीजिए कि एक परिवार में एक लड़का है या एक लड़की है, उसने नीट का एग्ज़ाम करने के लिए पेपर देना शुरू कर दिया। इसमें कई वो अटैम्प्ट्स होते हैं, 4 से 5 या 6। मान लीजिए कि लगातार एक बच्चे ने पहला अटैम्प्ट दिया, फेल हो गया, दूसरा अटैम्प्ट दिया, फेल हो गया, तीसरा दिया, चौथा दिया, 5वां दिया, फिर फेल हो गया। अब उसको दिख रहा है कि मैं लगातार अटैम्प्ट दे रहा हूँ, मेरी कमियां रह रही हैं, मेरे अटैम्प्ट कम हो रहे हैं। लेकिन अब फैमिली का भी प्रेशर है कि मान लीजिए पिता उनके ऑटो चालक हैं, लगातार उन परिवार से उनको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वो बीच में एक उलझन में पड़ जाती है कि अगर मेरा ये अटैम्प्ट फेल हो गया तो वो तो उनका मन में एक नेगेटिव सोच आ जाती है। कई बच्चे जो सुसाइड तक ये कर लेते हैं। अब वो ना नीट क्वालिफाई करने के और ना ही कुछ अदर आगे काम करने के, बिकॉज उनकी एज भी उस तरह से आगे निकल रही है, तो उनके मन में एक ही रास्ता आता है कि जो है सुसाइड करने का।
किस प्रकार से उन बच्चों के लिए आप अपने अनुभव से मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो गलत फैसला ना लेकर सही फैसला लें? परिवार से किस तरह से कहें या आगे कौन सा कार्य करें? शिवा जी, ये आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इवन कि हमने भी अभी देखा था कि कोटा में जो घटनाएं हुई, तो इसमें मेरा कहना ये है कि एक तो ऐसा भाव ना लें कि एक तो अभिभावकों को भी ऐसा देखना चाहिए कि थोड़ा सा ओवर बर्डन ना करें इवन के अपने वचनों से। इवन के बच्चों को एक छोटा सा भी वचन जो है वो काफ़ी गंभीरता उसके दिमाग में वो पहुंचा सकता है, तो थोड़ा बच्चे को भी एक कंफर्टेबल जोन दें। और इवन के मैं कई लोगों को ऐसा देखता हूँ, मेरे से जो हमारे मरीज़ हैं वो कुछ डिस्कस भी करते हैं, डॉक्टर साहब कि हमारा बच्चे को अब हम कैसे तैयारी करवाएं और कैसा क्या। तो बच्चे पे थोड़ा सा बर्डन ना डालें, और हो सकता है कई बच्चे ऐसे हैं जिनका इच्छा ही नहीं रहती कि हम इस फील्ड में जाएं, तो हो सकता है वो दूसरी फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। तो एक तो बच्चे का भी थोड़ा सा माइंड सेट हमें ज़रूर अभिभावकों को देखना चाहिए कि ये किस फील्ड में जाना चाहता है। दूसरी चीज़ ये है कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स और जो भी ऐसे अटेम्प्ट्स हैं, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल बच्चे ना ध्यान दें, क्योंकि इससे एक तो वो सोचते हैं कि इससे हम बस अपने माता पिता को हम लोग दुखी नहीं करेंगे कि, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तो उसी बात का ही है कि जिस माता पिता ने बच्चे को इतना बड़ा कर दिया, तो वो माता पिता तो उनके जाने के बाद इतना पीड़ा वो इवन के खुद भी ऐसा महसूस नहीं कर सकते कि हम भी जीवन अपना कंटिन्यू करें। तो प्लीज़ ऐसा तो नहीं हमें बिल्कुल सोचना चाहिए। और बहुत सारी लाइन है, अगर आप इसमें नहीं जा सकते तो फार्मेसी लाइन है, इवन डी फार्मा, बी फार्मा, कई सारे बच्चे ऐसे हैं, दे आर बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं। इवन के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फील्ड बहुत अच्छी है, जिसमें कि फार्मा कंपनीज हैं, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स की जो जॉब्स होती है दे आर ऑल्सो वेरी गुड, तो बहुत ही अच्छी है। इवन के अपना एक मेडिकल स्टोर बच्चा खोल सकता है, इवन के जो कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग में जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसे बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं इवन इसके बाद भी। और इवन उनकी अगर कम रैंक भी आती है नीट में, तो आप लोग ऑप्ट कर लें। इवन के ज़रूरी नहीं है कि MBBS अगर ऑप्ट ना कर पा रहे हो तो BMS ले सकते हैं आप, इवन के BUMS, BHMS होम्योपैथिक, तो कई सारे और ऑप्शंस भी हैं। डेंटिस्ट, तो डेंटल डॉक्टर भी, तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। केवल एक ही पे ही अगर आपके अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं और आपके पास ऑप्शन है, तो डेफिनेटली आपको ऑप्ट कर लेना चाहिए। दूसरा, और अगर आप में क्षमता है, इसको कहने से मैं ये नहीं कह रहा है कि किसी की क्षमता कम है, अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट दीजिए, लेकिन नेगेटिविज्म के साथ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से जो है एक सफल व्यक्ति आप हो चुके हैं, सफल डॉक्टर हो चुके हैं, पेशेंट लगातार आपके पास आते हैं, अच्छा उनको जो है इलाज आप देते हैं, सफल हो चुके हैं, किस प्रकार से आगे आपका जो है प्लानिंग है, किस प्रकार से आगे और कुछ आपने सोचा है कि क्लिनिक के बाद जो एक बड़ा हॉस्पिटल या अलग अलग अपनी ब्रांचेस, किस प्रकार से जो आपका जो है प्लानिंग भविष्य को लेकर है, किस प्रकार से मरीजों को सेवाएं देंगे आप? देखिए, मैं बड़ा जो है वह अपने हर मरीज को मैं समझता हूँ वो किताब है एक, तो मैं आज भी सोचता हूँ कि नहीं, मेरे को और अभी सीखना है और अभी करना है। तो मेरा हर मरीज मेरे को कुछ नई बात ज़रूर सिखा के जाता है। तो डेफिनेटली मतलब कि जो है वो पेशेंट को भावपूर्ण तरीके से देखना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तो मैं क्लिनिक को ही अपना रन करना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, कि मरीजों को और सही कर सकूँ और खुशियाँ जितनी हो सके मरीज को। एक मरीज की आंखों में जो एक चमक और एक खुशी होती है सही होने के बाद, तो एक वो बड़ा अच्छा फील एक देती है एज अ डॉक्टर, जो कि एक महसूस होती है। तो उसी को देख के बड़ा अच्छा लगता है कि और हम चलते जाएं और क्लिनिक को और अच्छा इम्प्रूवमेंट करते चले जाएं। तो हमारे अपने मरीजों से भी ज़रूर फीडबैक लेते हैं कि क्या और अच्छा कर सकते हैं। तो दे आर ऑल, वो बड़े अच्छे अच्छे सुझाव भी देते हैं। तो जो आप देख रहे हैं क्लिनिक में जो भी चेंज, तो कुछ उनके सुझाव की वजह से भी चीज़ें हुई हैं। इसमें बताइए, पूछना चाहेंगे आपसे, लास्ट वाला हमारा ये रहेगा कि पुराने समय की अपेक्षा मेडिकल लाइन में क्या कुछ आपको नया बदलाव देखने को मिला है मरीजों के इलाज के दौरान, टेक्नोलॉजी और आने के बाद? नहीं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं। इवन हम बात करें अगर टीबी की, तो टीबी में 1955 से पहले बहुत ही कम दवाइयाँ हुआ करती थी जो कि टीबी को ट्रीट करने की थी। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट आता जा रहा है मेडिकल टेक्नोलॉजी में, तो नई नई दवाइयाँ, नए नए उपकरण, एक्सरे फ्रीली अवेलेबल हैं, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, तो बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज़ हैं जांचों की भी और ऐसी ऐसी दवाइयों की भी, जो नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, तो बहुत ही अच्छा एक ताकत देती हैं मरीज को सही करने के लिए। लेकिन अभी भी डेफिनेटली बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल जो कोविड की बीमारी ऐसी आई, तो जिसको कभी तक
इसका इलाज तक नहीं था किताबों में, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था। तो जिससे मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि बरेली की जनता के लिए आपका एक लास्ट संदेश क्या होने वाला है? बरेली की जनता बड़ा जागरूक है सब चीज़ों में, तो मैं यही कहूँगा कि जैसे कि मैं अपने मरीजों को भी बताता हूँ, मैं हेल्थ से रिलेटेड ही बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली अगर किसी को भी कोई भी समस्या हो तो एक आध दिन घर का उपचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि मतलब व्यक्ति करता ही है, अगर बुखार है तो ज़रूर, लेकिन अगर समस्या 3 दिन से अधिक हो जाती है, 2 दिन या 3 दिन से अधिक हो जाती है, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर, जो भी आपके पास डॉक्टर हैं जिन्हें आप समझते हैं, उनको जरूर फिर उनसे परामर्श जरूर लेना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे सांस के मरीज देखता हूँ जो कि सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और तब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो पता चला डायग्नोसिस होती है कि वो भर्ती भी करना पड़ जाता है। तो डेफिनेटली अपने घर का उपचार जरूर करें, 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन तक। उसके बाद अगर समस्या नहीं जा रही है तो डेफिनेटली, तो जिससे कि आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपने शरीर को समय जरूर दें। आधे घंटे का समय अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालें। आप पूरे परिवार के लिए निकालते हैं तो अपने लिए आधे घंटे का समय ज़रूर निकालें, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती समय में दिया। आज आपको बता दें हमारे हेलो डॉक्टर शो के आज के हमारे गेस्ट थे डॉक्टर ऋषि कुमार सैनी जी, जो कि लगातार अपनी बरेली में जो है मरीजों को सेवाएं देते आए हैं और दे रहे हैं। चलिए तो आज के हेलो डॉक्टर शो में जो है फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में फिलहाल में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज़ की खास पेशकश वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा अग्रवाल के साथ मैं शिवा पारा सर, बरेली।